Question number 205. The price elasticity of a demand is 0.5. Price elasticity is given is 0.5. The percentage change in the quantity is 4 percentage change. What is the percentage change in the price? बहुत simple है. 0.5 elasticity is 0.5, which is equal to, right, which is equal to change in the quantity demanded 4% upon change in the quantity demanded upon change in the price. I don't know, that is X percent. Percentage cancel. So it is X is equal to 4 upon 0.5. 4 से ज्यादा आंसर होना चाहिए तो ही जाके वो लेस देन 1 रहेगा. 4 divided by 0.5. Answer is 8. So I can say 4% change in the quantity upon 8% change in the price is 0.5. ठीक है? आगे सिंपल था. When price of a commodity gets double, price double होती है, the quantity demanded is reduced to half. प्राइस डबल हो गई, डिमांड हाफ हो गई. डिमांड हाफ हो गई मतलब 50% डिक्रीज हो गई. क्वांटिटी डिमांडेड बिकेम हाफ, 50% डिक्रीज. प्राइस डबल हो गई मतलब प्राइस ट्वाइस हो गई मतलब 100% इंक्रीज इन द प्राइस. डबल होना मतलब 100% इंक्रीज, हाफ होना मतलब 50% डिक्रीज. सो व्हाट इज द आंसर? -0.5. ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है. देन आगे, देन कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. एक्सपेंडिचर है, they have given you price, they have given you expenditure. As price देखो, as price increased, expenditure decreased. ये less greater than 1 आंसर है इसका. मैं orally बोल सकता हूँ greater than 1 आंसर है, because we know the relation between the price, change in the price and change in the expenditure. if price and expenditure opposite direction में move करते हैं, लग्जरी के केस में होता है greater than 1. बट हमें यहाँ पे उन्होंने less than 1, greater than 1, equal to 1 में नहीं पूछा है. they have asked us a perfect answer. तो नाउ मुझे यहाँ पे क्वांटिटी ढूंढना होगा. व्हाट इज माय क्वांटिटी? सो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस इज अ क्वांटिटी. सो कैन आई से व्हेन प्राइस इज 5, क्वांटिटी डिमांडेड इज 100, 5 multiplied by 100, expenditure is 500. when price is 6, expenditure is 420, so 420 divided by 6, 70. Now you can find out price elasticity. EP is equal to change in the demand, 70 minus 100. Change in the price, 6 minus 5. Multiply by old price, 5. Old quantity, 100. This is the answer. 30 upon 1 multiplied by 5 divided by 100. Answer is minus 1.5. Minus 1.5. ठीक है? आगे नेक्स्ट. अरे 206 नहीं समझा? 206. अच्छा देखो मैडम, 206 में क्या लिखा है ध्यान देना. एवरीवन, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डबल होती है, डबल मतलब 100%. 2 became 4, डबल हो गया. सो अगर सपोज प्राइस 2 है, 4 हो गई. सो व्हाट इज द चेंज? 2 upon 2, इज इट 1 per rate? 1. that is, can I say 100% change? मल्टीप्लाई में परसेंट चाहिए ना, सो इट इज 100%. डबल हुआ मतलब 100% चेंज, हाफ हुआ. अब एग्जांपल 10 became 5, 10 became 5, हाफ हुआ ना. सो चेंज इज 5 upon 10 multiply by 100. इज इट 50%? यस. सो डबल मतलब 100%. ध्यान देना, डबल मतलब 100%.
प्राइस डबल हो गई, 100% चेंज हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ, 50 हाफ हो गई क्वांटिटी डिमांड, मतलब ये 50% है. सो चेंज इन द डिमांड इज 50% अपॉन चेंज इन द प्राइस 100%, 50% अपॉन 100% इज 0.5. ठीक है, कोई चीज डबल होती है मतलब 100% इंक्रीज होती है, कोई चीज हाफ होती है मतलब 50%. सपोज तुझे 100 मार्क्स थे और एग्जाम में 50 मार्क्स आ गए, तो हम बोलेंगे तेरे 50% मार्क्स कम हो गए. तुझे 50 मार्क्स थे और 100 हो गए, तो हम बोलेंगे तेरे डबल मार्क हो गए, मतलब 100% इंक्रीमेंट है, 50 का 50 इंक्रीमेंट है तेरा. सो डबल होना मतलब 100%, हाफ होना मतलब 50%. ठीक है, आगे. सो क्वेश्चन नंबर 207 डन. सो जब भी हमें ऐसे एक्सपेंडिचर दिया होता है and they give us price, we can always find out the quantity. And my formula is very simple. मैं percentage ढूंढता ही नहीं फिर. Change in the quantity upon change in the price multiply by old price upon old quantity. एक जगह पे कहाँ पे, तो पूरे फॉर्मूले की शीट बना के रखो. जैसे जैसे मेरा सिलेबस खत्म होगा, जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा, और आई विल व्हाट आई विल डू, जैसे चैप्टर खत्म होगा आई विल गिव यू पॉइंटर्स. मैंने उसमें लिटरली वर्क किया है, हर चैप्टर के पॉइंटर्स ढूंढ के रखे ड्यूरिंग द हॉलीडेज, राइट. उसके मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ऐसे ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 300 to 400 पॉइंटर्स, मतलब एमसीक्यू टाइप्स, लाइक वो पॉइंटर्स भी पढ़ोगे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. तो ये जब चैप्टर खत्म होगा आई विल शेयर चैप्टर ऑन चैप्टर. एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जब सिलेबस होता है मैं पूरे एक साथ ही पॉइंटर्स देता हूँ, ऑलमोस्ट 15-20 पेजेस के पॉइंटर्स रहेंगे, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला एक जगह पे लिखते जाओ. A consumer buys a certain quantity of a good at a price of 10 per unit. Certain quantity, X quantity, when price is 10. When price is 10, X is the quantity. I don't know, X माना है. Old quantity is 10. When old price is 10, old quantity is X. आगे. When the price falls to 8, price हो गए 8. Quantity demanded X से ज्यादा होनी चाहिए. He buys 40% more of the quantity. This change is 40%. This change is 40%. They have given you change in the quantity 40%. The elasticity of the demand is, what is the elasticity of the demand? Percentage change in the demand. जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 40%, right? He buys 40% more quantity. 40% change, percentage change in the demand 40% upon percentage change in the price. ढूंढ नहीं सकते क्या percentage change in the price? 10 से प्राइस 8 हुई है, 2 रुपीज से रिड्यूस हुई है, अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100. सपोज ऐसे मानो कि आपके 10 मार्क थे और बाद में 8 मार्क हो गए, तो आप कितने परसेंट रिड्यूस हो गए? 20%. 2 अपॉन, यू आर सपोज टू यूज कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर यूज करते जाओ. 100, 20%. प्राइस 20% से डिक्रीज हो गई, इसलिए क्वांटिटी 40% से इंक्रीज हो गई. योर आंसर इज 2. 40 upon 20 is 2. इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई टू फिट इनटू द फॉर्मूला. ठीक है, गुड क्वेश्चन. I like all diagram based questions because they actually like analyzes your concepts. At price, अच्छा, what is the diagram? Quantity and price. So this is demand curve. Quantity and price, right? This is demand curve. क्या हुआ है देखो, when price is OP, quantity demanded is OB. When the price is OP, quantity demanded is OB. So this is point T on the demand curve DD. Point T on the demand curve DD. ठीक है, देखते हैं. When price is OP1, quantity demanded is R. That is point R, मतलब quantity demanded is C. So जब price decrease हो गई, quantity demanded increase हो गई. I don't say demand increase हो गई.
आई यूज वर्ड वेरी केयरफुली. मैं बोलता हूँ डिमांड इंक्रीज नहीं बोलता हूँ, बिकॉज प्राइस की वजह से जो चेंज होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है. सो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज एक्सपांशन. अगर आप टी से आर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, टी पॉइंट से आर पॉइंट पे आ रहे हो, आप इसको एक्सपांशन बोलोगे. बट अगर वही आप उल्टा जाओगे, लाइक आप आर से टी जाओगे, तो वही बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टी से आर आओगे तो उसको बोला जाएगा एक्सटेंशन, एक्सपांशन इन डिमांड. एंड वही अगर आप ऊपर नीचे से ऊपर जाओगे, इन दैट केस में बोलूंगा प्राइस इंक्रीज हो गई, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गई. मैं एक डायग्राम समझा रहा हूं, क्वेश्चन क्या पूछा है वो जाने दो, पहले डायग्राम समझो. ठीक है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए. देखते हैं अब क्या है. द क्वेश्चन इज एट प्राइस ओपी, व्हेन प्राइस इज ओपी, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर. व्हेन प्राइस इज ओपी, you have to tell me what is the expenditure. Ping me the area. Expenditure, always remember total is always area. Total is always area. बोलो मुझे. When price is OP, what is the expenditure? How will you find expenditure? आपका एक्सपेंडिचर कैसे ढूंढते हो? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज एक्सपेंडिचर. अगर मैंने 10 रुपए प्राइस है और मैंने एक चाय की प्राइस 10 रुपए है और मैं दिन में 10 चाय पीता हूं, इतना नहीं पीता मैं, बट अगर मैं 10 चाय पीता हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100. अगर मैं 5 चाय पीता हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर होगा 50. अगर मैं 15 चाय पीता हूं तो 150. सो इट इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज एक्सपेंडिचर. ये मेरा एक्सपेंडिचर है और टी सेलर का रेवेन्यू है. ठीक है. सो दे हैव आस्क्ड अस, क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर. सो यू हैव टू फाइंड द एरिया. लेट मी चेक. So when price is OB, quantity demanded. When price is OP, quantity demanded is OB. So this area. ठीक है. So answer is OPTB. OPTB. अच्छा, OBTPB चलेगा. ठीक है. आगे नेक्स्ट. At a price OP1, the total expenditure of consumer is. OP1 पे क्या रहेगा? कुछ अलग कलर यूज करता हूं, होपफुली ये चलेगा. OP1 पे मेरा एक्सपेंडिचर ये रहेगा. दिस विल बी माय एक्सपेंडिचर, ये वाला पार्ट. सो व्हाट इज माय एक्सपेंडिचर? OCRP1. OCRP1. आंसर इज ए. बराबर है. नाउ माय क्वेश्चंस. मैं आपको इस पे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान देना. माय फर्स्ट क्वेश्चन, when you move from point T to R, when you move from point T to R, it is called as what? Expansion in demand. It is called as expansion in demand. If you move from point R to T on a same demand curve, उसको बोला जाएगा contraction in demand. उसको क्या बोला जाएगा? Contraction in demand. क्लियर है? उसके बाद और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं क्या इस पे? लेट मी चेक. अच्छा, दिस इज अ डिमांड कर्व ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बी imperfect competition market, C none of the above. This is a demand, DD is a demand curve of A perfect, B imperfect, C both, D none. Type the answer. मैंने आपको समझा भी है. नन. बोलो ये डिमांड कर किसकी? ए बी सी डी. चलो टाइप करो जल्दी, सोना मत. 5 बजे कौन सोता है? ध्रुमन, इज इट ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन? हाउ इज इट पॉसिबल भाई? DD is a demand curve. How? Okay, according to Dhruman, this is a perfect competition. अच्छा,
लेट मी चेक, और किसके आंसर से? इट इज इम्परफेक्ट। आग बंद करके अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, रियलिटी है, रियलिटी, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर हॉरिजॉन्टल रहती ना, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रहती तो परफेक्ट कंपटीशन बोलता, ठीक है। सो दिस इज अ डिमांड कर्व ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमेशा याद रखना, जो भी आपने 12th में डिमांड कर्व सीखी है डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। मे बी मोनोपोली, मे बी डिओपोली, राइट, मे बी ओलिगोपोली, मे बी लाइक मोनोपोलिस्टिक, कुछ भी चलेगा, बट परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। सो डिमांड कर देख के हम वो फर्म कौन से मार्केट की है ये ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो दिस फर्म, ये जिसकी भी डिमांड करेगी, जिस भी फर्म की, दिस फर्म बिलोंग्स टू इम्परफेक्ट कंपटीशन। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे 211, ऑल डिमांड कर्व्स बट वन, ऑल बट वन मतलब एक छोड़ के, तो वो क्या है ढूंढना होगा। इंडिकेट सेम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट ए ऑल दियर पॉइंट्स। एक ऑल डिमांड कर्व एक्सेप्ट वन इंडिकेट्स सेम इलास्टिसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, अच्छा, गुड क्वेश्चन, आई लाइक सच क्वेश्चंस, कुछ अलग। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व कोई भी पॉइंट पे, लेट इट बी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स इंफिनिटी, बराबर। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड लाइन like this, at this point, this point, this point, this, any point, answer is 0. Rectangular hyperbola, if you remember, at each point the of demand curve elasticity is 1. Rectangular hyperbola, कोई भी आप एरिया निकालो, कोई भी एरिया निकालो, द टोटल एरिया रिमेन्स सेम, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, प्राइस कम हो, प्राइस ज्यादा हो, कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। सच कर्व्स आर कॉल्ड एज rectangular hyperbola. The curve where each area, each point represents one area is same, मतलब प्राइस कितनी भी हो, डिमांड ऐसे एडजस्ट होगी so that expenditure will remain same. Answer is 1. So कोई भी पॉइंट उठाओ, आंसर इज 1. रिलेटिवली इलास्टिक कर्व, इन दैट केस वी नो, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है तो वी नो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, एल अपॉन यू, भूलना मत कभी, एल अपॉन यू, मिड पॉइंट पे 1, यहां पे 0, यहां पे इंफिनिटी, इन बिटवीन दिस ग्रेटर देन 1, in between these less than 1. So every point represents different elasticity. So which is that answer? C. Which is that answer? ऐसी कौन सी कर्व है जिसके हर पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी रहेगी? इट कैन बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व, दूसरा आंसर हो सकता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इन तीनों के सिवा दूसरी कोई भी डिमांड कर्व हो, इन तीनों के सिवा कोई भी डिमांड कर्व हो, फ्लैटर हो या स्टीपर हो, हर केस में एट एवरी पॉइंट देयर विल बी सम डिफरेंट इलास्टिसिटी। आगे नेक्स्ट, एनीवन हैज डाउट रिलेटेड टू दिस? अरे क्वेश्चन में पूछा है ऑल कर्व्स एक्सेप्ट वन शोज डिफरेंट इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। आंसर डी, डी पे हर पॉइंट पे सेम है, ए पे हर पॉइंट पे सेम है, बी पे भी हर पॉइंट पे सेम है। आंसर इज सी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। आगे नाउ क्वेश्चन नंबर 212, इको स्कोरिंग है, मैं बोलता हूं डेफिनेटली स्कोरिंग है, हाउएवर अब प्रैक्टिस बहुत चाहिए। The point where downward sloping straight line demand curve intercepts the horizontal axis मतलब x axis, the price elasticity of demand, यही लिखा है। जहां पे x axis पे टच करती है, L upon U, L कुछ L0 upon anything, 0 upon anything is 0। अच्छा,
price elasticity of the demand is 0 because price at this point, देखो ना, गुड राइट, देखो अगर यहां पे टच हो रही है, क्वांटिटी एक्सिस पे टच हो रहा है, एट दिस पॉइंट x समथिंग y इज 0, x रहेगा, y 0 रहेगा, y इज प्राइस. If you are taking any point on x axis, there is a quantity but there is no price. Any point on y axis, there is no quantity but there is a price. कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे उठाओ, वहां पे क्वांटिटी रहेगी बट प्राइस नहीं रहेगी. कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे उठाओ, वहां पे प्राइस रहेगी बट क्वांटिटी नहीं रहेगी. एंड देयरफॉर देयर इज नो सच सिचुएशन. ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं. दे आर वेरी लाइक एक्सट्रीम सिचुएशंस, ऐसी रहेगी नहीं, राइट right? इसलिए हम डिमांड करके ऐसे टच करके नहीं निकालते थे, हम उसको ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग चाहिए तो ऐसे निकालते थे. वी नेवर यूज्ड टू टच इट टू एक्स एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पे बोला है इस पॉइंट पे प्राइस 0 है, प्राइस 0 है, इलास्टिसिटी भी 0 है. ठीक है, आगे. इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 means expenditure on the commodity may dash dash with the change in the price of the commodity. 213 का सोचो क्या आंसर रहेगा. ABCD. चलो आपके सामने क्वेश्चन है और फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव नॉट मोर देन 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट. तो आप मुझे बोलो, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज 0, it means expenditure on the commodity may dash dash with the change in the price. Will expenditure remain same? Will expenditure change, increase, decrease? अच्छा देखो बच्चों का आंसर डी है. देखता हूं मैं. अरे when price elasticity is 1, expenditure remains constant. देखो क्या आपने क्या 12th भी किया है. When elasticity is 1, expenditure remains constant. When elasticity is greater than 1, with change in the price, प्राइस इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा. सो देखो मैं डिमांड कर्व निकालता हूं आपके लिए. जब आंसर नहीं आते तो डायग्राम आंसर देगी. मेरा वर्ड याद रखना, अगर जिसको डायग्राम्स आती है ना और जो डायग्राम को इंटरप्रेट करता है, कोई भी आंसर लिखेगा. दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व, 0 ना, like this. So this is quantity, suppose 100. If price is 10, what is the expenditure? ये 0 इलास्टिसिटी की डिमांड कर्व है, गलत नहीं है, करेक्ट कर्व है. If price is 10, expenditure is 1000. If price is 20, expenditure is 2000. If price is 30, 3000. When elasticity is 0, with change in the price, expenditure will change. With increase in the price, expenditure will increase. With decrease in the price, expenditure will decrease. So what is the answer? Increase or decrease. And जिन्होंने constant answer दिया है ना, अरे ये constant कब रहता है? When elasticity is 1. When elasticity is 1, not 0. So ध्यान देना, मैं डायग्राम से समझाता हूं. Everyone, this is greater than 1. Flatter है? Yes. This is, suppose price is 15, quantity is 500. Price is 10. Quantity is, I will take, कितना ले लो? 1000. So when price is 10, expenditure is
when price is 10, demand is 100. So expenditure is, when price is 10, expenditure demand is 1000. तो कितना रहेगा? Is it 10,000? When price is 15, expenditure कितना रहेगा? 15 multiplied by 500, 7,500. When price increased, जब 15 से प्राइस, अच्छा, when 10 से प्राइस 15 हो गई, when 10 से प्राइस 15 हो गई, एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 10,000 से 7,500 डिक्रीज. या उल्टा देखो, जब प्राइस 15 से 10 हो गई, डिक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर 7,500 से 10,000 हो गया, इंक्रीज. एंड व्हाट इज द कर्व? फ्लैटर है, ग्रेटर देन 1. दूसरा, if you don't get the answer, draw the curve. Steeper. Price is 20. Quantity demanded is 100. Price is 15. Quantity demanded is 120. देखते हैं. When price is 20, expenditure is 20 multiplied by 100, 2000. When price is 15, expenditure is 15 है ना, 15 multiplied by 120, 15 multiplied by 120, 1800. क्या हुआ देखो, when price increase 15 से 20 हो गई, सपोज एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 1800 से 2000 हो गया, इंक्रीज. उल्टा, जब 20 से 15 हो गई प्राइस, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया. When relation between price and expenditure is inverse, it is greater than 1. If relation is a positive, it is steeper curve, greater less than 1. Third, क्या यार तुम लोग भी, जिसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सपोज वो एग्जैक्टली निकालना मुश्किल होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है. I will still try my best. Suppose this is, price is 10, this is 100. When price is 5, quantity is 200. देखो, therefore, when price is 10, expenditure is equal to 10 multiplied by 100 units, 1000. When price is 5, expenditure is 5 multiplied by 200, again 1000. So what is the relation? Price increase हो या decrease हो, expenditure is same. Answer is equal to 1. Try to find out elasticity, आपको 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, guaranteed. मिड पॉइंट मेथड करो, you will get answer 1. ठीक है. फोर्थ कर्व 0 is equal to वाला क्या है? When price is 10, your quantity demand is 100. When price is 20, still demand is 100. If price is 30, still demand is 100. Therefore, when price is, जब तक डायग्राम नहीं समझोगे ना, डायग्राम के अंदर घुसो यार, is 10, expenditure is 10 multiplied by 100, 1000.
20 multiplied by still 100, 2000. मतलब देखो, विथ इंक्रीज इन द प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, विथ इंक्रीज इन द प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब दिस इज इनइलास्टिक, दिस इज इनइलास्टिक, ठीक है, बट ये परफेक्टली इनइलास्टिक है. 30 एक्सपेंडिचर इज 30 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज सेम 3000. जिसकी कमोडिटी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है ना, अगर ऐसा कोई सेलर है जिसकी कमोडिटी की डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसने जितनी प्राइस रख सकता है ना उतनी रखनी चाहिए, उसका रेवेन्यू हमेशा इंक्रीज होगा, बिकॉज उसकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होगी. सो जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा रेवेन्यू. बट ऐसे मार्केट होते नहीं रियल लाइफ में, समझ में आ रहा है. सो विथ इंक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, विथ डिक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस. ठीक है. एंड द लास्ट, अब इसका देखते हैं क्या स्टेटस है. इन्फिनिटी वाला प्राइस तो चेंज नहीं कर सकते आप, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्राइस फ्रॉम द मार्केट. ये कर्व है ना, ये डायग्राम है ना, इसके साइड एक डायग्राम होती है, इधर भी एक डायग्राम रहती है. यहां से प्राइस हम बोरो करते हैं, ये मार्केट डायग्राम है, ये एक फर्म डायग्राम है. ये हम कहां पे सीखेंगे? मार्केट चैप्टर में सीखेंगे, लास्ट वाला चैप्टर इको का. हम ये प्राइस बोरो करते हैं, वी बोरो द प्राइस फ्रॉम द मार्केट, वी आर ए प्राइस टेकर, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की ये कर्व है, डिमांड कर्व. ये फर्म है, फर्म, इंडस्ट्री नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन में इन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, उनमें से एक सेलर की ये कर्व है, डिमांड कर्व. ठीक है. सो देखते हैं. प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 100, quantity 200, quantity 300. Therefore, when price is 100, 10, expenditure is 100 multiplied by 10 price multiplied by demand 100, 1000. When price is 10, demand can be 200, expenditure can be 2000. When price is 10, income revenue can be 3000. इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट है. द स्टेटमेंट इज यू कैन सेल एज मच एज यू हैव. इन ए परफेक्ट कंपटीशन यू कैन सेल एज मच एज यू हैव विदाउट डिक्रीजिंग द प्राइस. बाकी मार्केट में क्या करना होता है पता है? बाकी कोई भी परफेक्ट सेवा कोई भी मार्केट उठाओ, उसमें अगर आपको ज्यादा सेल करना है ना, आपको प्राइस कम करनी होती है. अगर मैं सेलर हूं, नॉट फ्रॉम द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो मुझे अगर ज्यादा सेल करना है ना, तो मुझे प्राइस कम करनी पड़ेगी. बट परफेक्ट कंपटीशन में कितना भी सेल करो, सेम प्राइस पे सेल होगा, बिकॉज दैट प्राइस इज नॉट डिसाइडेड बाय मी, नॉट डिसाइडेड बाय कस्टमर, इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, market demand and market supply. Therefore, it is said a perfect competitive firm can sell as much as it has at given market price. So how can they increase the revenue? कोई बोलेगा सर रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए प्राइस इंक्रीज करो. कैन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इंक्रीज द प्राइस? नो. कोई बोलेगा सर प्राइस डिक्रीज करो, ज्यादा सेल होगा. कैन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म डिक्रीज द प्राइस? नो. सो सेम प्राइस पे हम उनको बोलेंगे जितना हो सकता है उतना सेल करो, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा. और मैं इसको क्या बोल रहा हूं, जीरो वाले को, जिसकी इलास्टिसिटी जीरो है, मैं बोलता हूं जितनी प्राइस रख सकता है उतनी रख, रेवेन्यू इंक्रीज होगा. एंड दिस इज, वी आर स्टडीइंग बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमें डिसीजन लेनी है. ठीक है. आगे ये जिसका आंसर कांस्टेंट है, जिन्होंने आंसर कांस्टेंट दिया है, उनके लिए इलास्टिसिटी 1 होनी चाहिए तो आंसर करेक्ट है. आगे अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता, if price elasticity of the commodity is greater than 1, it means expenditure on a commodity may increase if price decreases, may decrease if price increases. उल्टा, अगर ये लेस देन 1 होता तो मैं बोलता एक्सपेंडिचर में इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द प्राइस,
एक्सपेंडिचर डिक्रीज विद डिक्रीज इन द प्राइस. अगर 1 होता, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है, इलास्टिसिटी इज 1, तो एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द प्राइस. ऐसे आंसर्स. तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ते जाओ, थोड़ा इंटरप्रेट करते जाओ. 214. The price elasticity of the demand is higher when the price of the commodity is एकदम हाई प्राइस गुड्स एंड एकदम लो प्राइस गुड्स की इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, इनइलास्टिक होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता. प्रेस्टीज गुड्स, उनकी प्राइस जितनी ज्यादा ना उतनी उनकी राइट डिमांड रहेगी, और अगर उनकी प्राइस कम होती है ना, लोग परचेस नहीं करते, बोलते इसको प्रेस्टीज नहीं रहा, दे डोंट परचेस. ड्रास्टिकली डिमांड कम हो जाती है बिकॉज वो बोलते हैं कोई भी परचेस करता है अभी. सो जितनी ज्यादा प्राइस, जितनी कम प्राइस उतनी कम इलास्टिसिटी, और जो मिड रेंज में रहते हैं ना उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है. सो प्राइस ऑफ द डिमांड ऑफ the price elasticity of the demand is higher when the price of the commodity is higher, lower, constant and zero. Higher, lower, constant, zero. So generally जितनी ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी. यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा है कि एकदम मैक्सिमम एकदम लोएस्ट. तो आई विल गो फॉर द बेस्ट सुटेबल आंसर. लोअर प्राइस की, अब इन दोनों में कांस्टेंट प्राइस रहेगी तो इलास्टिसिटी क्यों चेंज होगी? प्राइस जीरो रहेगी तो प्राइस कैसे जीरो रहेगी? कौन डिमांड प्राइस जीरो? कोई सेलर रहेगा क्या जीरो में? कभी आपने प्राइस जीरो देखी है क्या? नहीं. तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है. अब हायर एंड लोअर में से हमें चूज करना है. अगर प्राइस लोअर रहेगी तो आंसर लेस देन 1, अगर हायर है तो ग्रेटर देन 1. सो विच इज बेटर? ए इज अ बेटर. आगे, the income elasticity of the demand in case of inferior goods is, yes, inferior goods are also called as goods having negative income elasticity. Normal goods are goods having positive income elasticity. बराबर? Next. So याद रखना, negative income elasticity inferior goods, ले positive normal goods, उसमें दो. In necessities less than 1, luxuries greater than 1. Income elasticity can be 4. Negative income elasticity inferior goods. Zero income elasticity उनको न्यूट्रल गुड्स बोलते हैं. कौन से गुड्स बोलते हैं? न्यूट्रल. जिनकी इनकम इलास्टिसिटी जीरो होती है उनको न्यूट्रल गुड्स बोलते हैं. पॉजिटिव बट लेस देन 1 नेसेसिटीज, ग्रेटर देन 1 लग्जरीज. आगे, इफ गुड्स इज लग्जरी द इनकम इलास्टिसिटी अभी डिस्कस किया is positive and greater than 1. Positive and greater than 1. Positive and less than 1 ये necessity है. जिनके पास नोट्स है लिखते जाओ, जो मैं पॉइंट्स लिखता हूं ना, लाइक ए का आंसर नेसेसिटी है. निगेटिव बट ग्रेटर देन 1. निगेटिव, ये आंसर कैसे होगा? निगेटिव बट ग्रेटर देन 1 ये ऑप्शन कभी हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? जीरो, इनको न्यूट्रल गुड्स बोला जाता है. ठीक है. आगे, दिस इज लग्जरी. बाकी के भी आंसर लिखते जाओ, मैं हर ऑप्शन समझा के देता हूं. When a given change in the income does not lead to any change in the quantity demanded. Change in the income does not change the demand. Income increase हो तो भी डिमांड उतनी है, इनकम डिक्रीज हो तो भी डिमांड उतनी है. मतलब डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द इनकम. परफेक्टली इलास्टिक है. इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. नो, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है? विथ इंक्रीज इन द इनकम क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है. उल्टा होता है. और डिक्रीज इन द इनकम क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है. हमें डिमांड कांस्टेंट रखनी है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. नो, लेस देन 1 होगा तो इनकम जितने से इंक्रीज होगी डिमांड भी इंक्रीज होगी बट लेस देन दैट. इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी बट लेस देन दैट. इसलिए चेंज इन द डिमांड इज लेस देन चेंज इन द इनकम. लेस देन 1 आंसर रहता है. जीरो इनकम इलास्टिसिटी, दिस इज करेक्ट. दिस इज लेस देन 1, राइट? दिस इज नेगेटिव. ठीक है. आगे, ये लेस देन 1 मतलब क्या? चेंज इन द इनकम इज लेस देन, और सॉरी, चेंज इन द डिमांड
is greater than less than change in the income. ठीक है, income elasticity demand is greater than 1. इसका मतलब change in the quantity demanded is greater than change in the income. Luxury greater than 1. हमें 0 वाला चाहिए. C. The goods having 0 income elasticity are called as, अभी मैंने बात की, neutral goods. Luxury and comforts greater than 1, greater than 1. Necessity less than 1. Salt, matchbox, etc. are dashed as goods as income elasticity is 0. They are neutral goods. अरे इनकम ज्यादा होने से क्या मैच बॉक्स परचेस करते बैठोगे क्या आप लोग? सॉल्ट परचेस करते बैठोगे? देयर डिमांड डज नॉट चेंज इवन विद चेंज इन द इनकम. सो 0 एंड इनकम इलेक्ट्रिसिटी 0 है, मतलब वो गुड्स न्यूट्रल रहेंगे. आंख बंद करके बोल सकते हो. नेक्स्ट, एज इनकम राइजेस, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, द कंज्यूमर विल गो फॉर सुपीरियर गुड्स एंड ए रिजल्ट द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल. बराबर. जैसे जैसे आप रीच होगे तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी. जनरली क्या होता है, विथ इंक्रीज इन द इनकम डिमांड भी इंक्रीज होती है. ये नॉर्मल गुड्स के लिए पॉसिबल है, वो नेसेसिटी भी हो सकती है या लग्जरी भी हो सकती है. हाउएवर इंफीरियर गुड्स के लिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी. आगे, दिस इंप्लाइज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. बराबर. आगे नेक्स्ट, 221. If firms that supply products with a higher income elasticity of the demand can expect dash dash as the economy grows. Like today, economic contract हो रही है because of lockdown and everything, जो हो चुकी है. But अगर over a period of time जब economy expand होगी, फिर से recovery mode में आएगी, economy grow होगी तो income भी increase होगी. जैसे से income increase होगी तो जो लग्जरी गुड्स है, जो ड्यूरेबल गुड्स है, उनकी डिमांड ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी. तो क्या पूछा है? द फर्म्स दैट सप्लाई प्रोडक्ट विथ हायर इनकम इलास्टिसिटी. हायर इनकम इलास्टिसिटी मींस लाइक लग्जरी. जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी तो लग्जरी की डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. राइजेस इन सेल्स, राइट. ऐसे कमोडिटीज का जो सेलर है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी उनका सेल्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. Now today, because of the lockdown and everything, income level has decreased and therefore, right, luxury वगैरह उनके डिमांड भी डिक्रीज हुई है because people don't have that much income to spend. So अगर इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड में रहती है तो लग्जरी गुड्स के केस में सेल्स कम हो जाता है. इफ यू आर डीलर इन द लग्जरी गुड्स, आपका सेल कम होगा. समझ में आ रहा है? आगे, firms that supply products with relatively low income elasticity, relatively low, matlab you can say necessities, experience dash dash in the economic downturn. मुझे बोलो, necessities तो हमेशा परचेस करोगे. ले ज्यादा, जितना ज्यादा इलास्टिसिटी रहेगा ना, जितनी इकोनॉमी ग्रो होगी आपका सेल्स इंक्रीज होगा. इकोनॉमी डाउन पे चलेगी तो आपका सेल कम होगा. बट जो नेसेसिटीज रहते हैं, इन्फीरियर गुड्स रहते हैं, उनके केस में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम कम होती है स्टिल यू बाय देम. सो यहाँ पे आंसर रहेगा प्राइजेस. सो ऐसे नहीं कि हर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हर राइट मार्केट डाउन में देयर आर सम गुड्स, जनरली नेसेसिटीज, जनरली इन्फीरियर गुड्स, जिनकी आज भी डिमांड है और पहले से ज्यादा है, वो अच्छे दिन महसूस कर रहे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन द इकोनॉमी. उनके केस में सेल ज्यादा होता है because people now cannot afford the luxury items, so they shift to the lower items and उनकी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. और अगेन 223. सो लग्जरी गुड्स के लिए क्या अच्छा है? ग्रोइंग इकोनॉमी. इंफीरियर गुड्स या नेसेस, राइट, इंफीरियर गुड्स के लिए क्या अच्छा है? लाइक अगर उनका सेल ज्यादा करना है तो उनके लिए लाइक डाउनवर्ड इकोनॉमी इज बेटर. उन सेलर्स के लिए. Which one of the following is income inelastic product or service? अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस इनकम इनइलास्टिक है? एयर ट्रैवल. एयर ट्रैवल इज कंसिडर्ड द लग्जरी
जो रिच है वही ट्रैवल करते हैं, या आई विल से एज योर इनकम इंक्रीजेस यू मे अफोर्ड इट. सो ये थोड़ा लग्जरी कंफर्ट्स में आ गया. सो इसकी ग्रेटर देन 1 रहेगी. नेक्स्ट, visit to water park, greater than 1, treated as a luxury. Dinner at 5-star hotel, greater than 1, luxury. Life saving drugs is almost 0. मैंने उस दिन भी बोला, राइट. लाइफ सेविंग ड्रग्स उसकी राइट उसकी प्राइस कितनी भी हो, इनकम कितनी भी हो, स्टिल पीपल विल डिमांड इट. स्टिल पीपल विल डिमांड इट. समझ में आ रहा है? सो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह उनके प्राइसेस कम रखती है. बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नोज, government also uses price elasticity, like example, or income elasticity, like tobacco, alcohol. उनके केस में टैक्स से ज्यादा है क्योंकि they are habitual goods, and habitual goods के केस में income price elasticity is less than 1. मतलब प्राइस कितनी भी ज्यादा हो, डिमांड डिक्रीज हो सकती है, बट नॉट मोर देन डिक्रीज इन द प्राइस, इंक्रीज इन द प्राइस. सो गवर्नमेंट नोज कि जो प्रोडक्ट लेस देन 1 इन इलास्टिसिटी होते हैं, प्रोडक्ट्स हैविंग लेस देन 1 प्राइस इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक इन द नेचर होते हैं, वो होते हैं एक प्रॉपर नेसेसिटीज, एक्चुअल नेसेसिटीज, और दूसरे होते हैं कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज. एक्चुअल नेसेसिटीज में आप बोल सकते हो फूड, राइट, शेल्टर, एजुकेशन, ये आ सकता है, हेल्थ सर्विसेज. एंड दूसरा आता है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, लेस देन 1 इलास्टिसिटी, like because of your like constant use, जैसे अल्कोहल, हैबिचुअल गुड्स, ड्रग्स, लाइक टोबैको. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीजों पे टैक्सेस ज्यादा लगाती है, एंड जो प्रॉपर नेसेसिटीज है उन पे टैक्सेस कम लगाती है, सो दैट वो अफोर्डेबल प्राइस पे आए. समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाते टाइम नेचर ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी करती है. इसलिए टोबैको रहा, अल्कोहल रहा, उन पे टैक्सेस कम, सॉरी उन पे टैक्सेस ज्यादा. क्यों? बिकॉज कितने भी टैक्सेस लगाओ, कितनी भी प्राइस इंक्रीज हो, फिर भी उसकी डिमांड उतने से कम होगी नहीं. ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक मेडिसिन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, योर शेल्टर, उन पे गवर्नमेंट टैक्सेस कम लगाती है, उनकी भी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, बट दे आर प्योर नेसेसिटीज. ठीक है, आगे. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन द इनकम, demand with respect to change in the income is income elasticity. Next, the responsiveness of the change in the quantity demanded of one commodity due to change in the price of another commodity is called as cross elasticity. Next, cross elasticity of the demand between the two perfect substitutes. मैंने उस दिन ही बोला, जितनी ज्यादा क्रॉस इलास्टिसिटी उतने वो क्लोज सब्स्टिट्यूट रहेंगे. समझ में आ रहा है? सो जितनी ज्यादा पर अगर लाइक आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेंगे तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी इनफिनाइट होती है. उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहती है? इनफिनाइट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट्स, एंड जीरो अनरिलेटेड गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक टी एंड शुगर हैव negative cross elasticity. Good question. ठीक है, देखो, the following elasticity is related to demand for corn. The following elasticity is relating to demand for the corn. Corn की demand are given. They have given you price elasticity. So this is because of change in the price of corn on change in the quantity demanded of corn. कॉर्न की खुद की प्राइस चेंज हुई है, इसलिए उसकी डिमांड चेंज हो रही है. प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 है. सो प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक. सो आई कैन से कॉर्न इज लग्जरी आइटम. प्राइस इलास्टिसिटी से दिख रहा है कि वो लग्जरी टाइप है. आप बोलोगे सर कॉर्न तो फूड आइटम है, आप कैसे बोलोगे? बट ये जो क्वेश्चन दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली इलास्टिक है.
क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन डिमांड फॉर कॉर्न एंड द प्राइस ऑफ व्हीट. व्हीट की प्राइस चेंज होने से कॉर्न की डिमांड चेंज हो रही है एंड इट इज 0.75 लेस देन 1. क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन 1. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, सब्स्टिट्यूट से. पॉजिटिव मींस सब्स्टिट्यूट. If cross elasticity is positive, we call them as a substitute. Negative, हम उनको complementary goods बोलते हैं. Positive, therefore substitute. Not perfect substitute, infinite नहीं है, but they are substitutes. Corn and wheat are substitute. Don't go on like आपको जो जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से. क्वेश्चन देखो, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट बोल रहा हूं. कभी कभी वो एक्स एंड वाई लिखेंगे तो आप क्या एक्स एंड वाई कैसे बोलोगे सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इलास्टिसिटी देख के. इनकम इलास्टिसिटी इज 0.5. इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है ना, तो ये नॉर्मल गुड है, नॉट इंफीरियर गुड्स. कॉर्न इज नॉर्मल गुड फॉर दिस कंज्यूमर, नॉट इंफीरियर गुड. पॉजिटिव है इसलिए, एंड उसमें भी आंसर इज लेस देन 1, देयरफॉर इट इज अ नेसेसिटी. इनकम इलास्टिसिटी से पता चल रहा है ये नेसेसिटी है. प्राइस इलास्टिसिटी से पता चल रहा है कि अगर आप प्राइस चेंज होगी तो डिमांड ज्यादा से चेंज होगी. ग्रेटर देन 1 ना, प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक. थोड़ी प्राइस चेंज होगी कस्टमर ज्यादा रिएक्ट करेगा, थोड़ी प्राइस चेंज होगी कस्टमर ज्यादा रिएक्ट करेगा, ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन एक एक देखते हैं. इफ द प्राइस ऑफ कॉर्न राइजेस, खुद की प्राइस इंक्रीज होगी, अदर थिंग्स बीइंग सेम, द कंज्यूमर विल स्पेंड dash dash on corn. Will he spend more, will he spend less, or his spending will be same? Expenditure क्या रहेगा, ABCD करो पिंक, चलो जल्दी. What is the price elasticity? Price elasticity 1.5 है, greater than 1 है. If price elasticity is greater than 1, what is the relation between the price and the expenditure? Price and expenditure का relation क्या होता है? अगर greater than 1 है, उनका इनवर्स रिलेशन रहता है, इनवर्स. प्राइस इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस. प्राइस डिक्रीजेस, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, ग्रेटर देन 1. सो यहां पे क्या पूछा उन्होंने, योर प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. सो यहां पे क्वेश्चन है रिलेटिव इलास्टिक गुड है आपका. प्राइस ऑफ द कॉर्न राइजेस, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, लेस. एक्सपेंडिचर क्या होगा, लेस. ऐसे क्वेश्चंस सोचने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, सेम अमाउंट नहीं रहेगा. किसी ने सी लिखा है, अरे भाई अगर इलास्टिसिटी 1 होती ना तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो इनवर्स रिलेशन रहेगा, प्राइस इंक्रीज एक्सपेंडिचर डिक्रीज. आंसर इज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज. The above information shows that wheat and corn are उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, मींस दे आर सब्स्टिट्यूट्स. If income rises, the share of income spent on the corn, okay, income elasticity is positive but less than 1, necessity है. तो necessity के केस में मैंने क्या बोला था आपको, as your income increases you spend more but less than increase in the income, मतलब your importance decreases. आपकी जितने से इनकम इंक्रीज होगी उससे कम से एक्सपेंडिचर इस पे करोगे आप, नेसेसिटी पे. इसलिए आई विल से इंपॉर्टेंस विल डिक्रीज, मींस प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम दैट यू स्पेंड डिक्रीजेस. लग्जरी के केस में क्या होता है, एज इनकम इंक्रीजेस प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड इंक्रीजेस. इन केस ऑफ नेसेसिटीज या लेस देन 1, राइट, as income increases proportion of the income spent on the commodity decreases. Answer is decreases. देखो मैंने लिख के दिया, मैं हर चीज मैंने कवर की है. बिफोर आई टेक एमसीक्यूज मैं हर चीज कवर की है. देखो आपको ऐसे में लूंगा ही नहीं, देखो लिखा है मैंने, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है. एक सेकंड,
when income increases, proportion of the income spent remains constant is equal to 1. Increases greater than 1. Decreases less than 1. कौन की income elasticity less than 1 है? कौन की elasticity 0.5 less than 1. इसका मतलब with increase in income, proportion of the income spent will decrease. Relevance decrease होता है. Fall. Given. अब उस दिन ही हमने किया, ये क्लास में किया है. यही क्वेश्चन मैंने क्लास में किया है. तो मैंने उस दिन कैसे बोला आपको पता है क्या? When quantity is equal to this, find the elasticity of the demand when price is 25. तो मैंने बोला इसमें डाल के क्वांटिटी ढूंढो. क्वांटिटी इज 500 minus 100. 4 multiplied by 25 100. क्वांटिटी इज 400, राइट? सो मैंने उस दिन क्या बोला आपको याद है? राइट, मैंने बोला ये जो है ना 4, उसको मल्टीप्लाई बाय करो. प्राइस 25 अपॉन क्वांटिटी. फोर मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 400. 0.25. 0.25 इज आंसर. ऐसे करने को मैंने बोला था. अदरवाइज उस दिन का लेक्चर देखो, मैंने कवर किया, यही क्वेश्चन कवर किया है, लास्ट वाला. मैं जनरली कोई चीज छोड़ता नहीं. यही था, ये वाला आंसर है वो. देखो वीडियो हाइड करता हूं, दिखेगा. आंसर इज 0.25. देखो ये क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वांटिटी इज इक्वल टू 500 minus 4px. फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड व्हेन द प्राइस इज 25. आंसर इज, यहाँ पे ढूंढा था हमने 0.25. ठीक है, आगे ये भी उसके बाद मैंने लिया था, क्लास में किया है. आगे 233. क्वेश्चन नंबर 233. If the amount or the quantity of two goods purchased, quantity of two goods purchased, amount of two goods purchased, increase or decrease simultaneously when price of one changes, then cross elasticity between them is, अच्छा, when quantity of two goods purchased increase or decrease simultaneously, when the price, अच्छा, इंक्रीज होगी तो दोनों इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगा तो दोनों डिक्रीज होंगे, लाइक दैट. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वन चेंजेस. कोई मुझे बोलेगा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? एनीवन? 233 का आंसर, थिंक ओवर इट एंड पिंग मी. मैं तो आंसर दूंगा ही दूंगा. टू 233 का आंसर क्या रहेगा? If the amount or quantity of two commodity purchase increase or decrease simultaneously, दोनों की क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज होगी या दोनों की क्वांटिटी एक साथ डिक्रीज होगी. इफ प्राइस ऑफ वन चेंजेस, व्हाट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम. ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिसके एक की प्राइस कम ज्यादा होने से दोनों का डायरेक्शन सेम होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? सपोज पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो दोनों की डिमांड इंक्रीज होगी. पेट्रोल की भी डिमांड इंक्रीज होगी, व्हीकल की भी डिमांड इंक्रीज होगी. एंड अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज होगी, व्हीकल की भी डिमांड डिक्रीज होगी. तो एक की प्राइस चेंज होने से दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब एक की प्राइस चेंज होने से दो कमोडिटीज की डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करती है, या तो दोनों इंक्रीज या तो दोनों डिक्रीज, उन कमोडिटीज को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव होती है. आंसर इज 0. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. उन्होंने ये नहीं पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, आप बोल दोगे माइनस है सर. उन्होंने घुमा के पूछा है. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.
ठीक है, आगे वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज विच हैज लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी, कार, टी, हाउस एंड सॉल्ट. ऑब्वियसली आग बंद करके. सपोज your income increases by 20%, your income increases by 20%, demand for the commodity increases by 10%, demand increases by 10%, income increases by 20%, change in the quantity upon change in the income, answer is less than 1. Right, the income elasticity is infinity तो नहीं है, negative भी नहीं है, zero भी नहीं है, it is a positive and less than 1. That is, it is a necessity. मैं आगे भी सोचता हूं, आंसर पॉजिटिव है, मोर एक्यूरेट आंसर इज इट इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1. लेस देन 1 है मतलब ये कौन से गुड्स रहेंगे, नेसेसिटीज. आपके नोट्स में लिखते जाओ ये सब चीजें, ठीक है. आगे, which of the following does not have uniform elasticity of the demand at all points. अच्छा, ये क्वेश्चन वहां पे डिस्कस हुआ था, यहाँ पे आंसर खाली चेंज हुआ है. वर्टिकल डिमांड कर्व एवरी पॉइंट पे 0, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एवरी पॉइंट पे 1, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व एवरी पॉइंट पे इंफिनिटी, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. इस पे हर पॉइंट पे आंसर अलग अलग होता है, इलास्टिसिटी अलग अलग होती है. वन में से सर दिस इज रिपीटेटिव क्वेश्चन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. आगे, a negative income elasticity of the demand of a commodity indicates, negative income elasticity क्या indicate करती है, right, that as income falls, अगर income decrease होगी, the amount of the commodity purchase will increase, rises. inferior goods ना, negative income elasticity मतलब जैसे income कम होगी you will purchase more, जैसे income increase होगी you will purchase less. इसलिए आंसर निगेटिव आता है. न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर निगेटिव, या तो वाइस वर्सा. आगे, इन विच केस द इलास्टिसिटी शोन बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए कर्व आर सेम. कौन से केसेस में एवरी पॉइंट ऑन ए कर्व शो सेम इलास्टिसिटी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और राइट, और तीनों में से कुछ भी चलेगा. आंसर स्ट्रेट लाइन कर्व नो, हर पॉइंट पे अलग होती है. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हर पॉइंट पे अलग अलग होती है. आंसर कैन बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तीनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है. इसलिए मैंने ऐसे आगे लिखा है दिस और दिस और दिस. इफ the quantity demanded of a commodity is plotted against the price of the substitute, quantity demanded of a commodity x plotted against the price of the substitute y. इनमें क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज तो हमारी डिमांड इंक्रीज, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड कम होगी. बराबर. क्या क्वेश्चन है, the curve is expected to be vertical, no, positively sloped, yes. इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है, होगा तो दोनों इंक्रीज होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, होगा तो दोनों डिक्रीज होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड देयरफॉर आंसर इज पॉजिटिव. सो सब्स्टिट्यूट्स हैव व्हिच इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, मतलब उनकी कर्व कौन सी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, अपवर्ड स्लोपिंग. हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, निगेटिवली स्लोप नहीं हो सकता. आगे, डायरेक्ट रिलेशन, यस ऑब्वियसली. पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट, अलग अलग नाम है, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है. वैसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल्स इज, पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Like this is quantity demanded of vehicle, price of the petrol. पेट्रोल की प्राइस ज्यादा, इसकी डिमांड कम, पेट्रोल की प्राइस कम, इसकी डिमांड ज्यादा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहेगी. इफ यू प्लॉट, दिस इज नॉट डिमांड कर्व,
because this is quantity of vehicle, price of petrol. Don't call it as a demand curve. So it is downward sloping. तो relation negative है, inverse है, तो elasticity भी क्या रहेगी? Negative रहेगी. Answer is negative. Low, उन्हें low लिखा है, तो low लिखेंगे. More appropriate, A, B, C, D में से most appropriate is low, but actually correct answer is negative. कोई बोलेगा सर जीरो क्यों नहीं? बिकॉज क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जीरो होती तो हमको न्यूट्रल गुड्स बोलते हैं. नहीं, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जीरो होगी तो हम उनको अनरिलेटेड गुड्स बोलते हैं. न्यूट्रल इज फॉर इनकम इलास्टिसिटी. व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो हम न्यूट्रल गुड्स बोलते हैं. एंड जब क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जीरो होती है तो हम अनरिलेटेड गुड्स बोलते हैं. दोनों गुड्स अनरिलेटेड है. ये अनरिलेटेड का आंसर है. सो इनकम इलास्टिसिटी जीरो, न्यूट्रल गुड्स. क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो, अनरिलेटेड गुड्स. ठीक है, आंसर इज डी. 241. There are two goods X and Y. The cross elasticity of the demand for X with respect to price of Y. Demand of X, right, with respect to change in the price of Y. We are talking about the cross elasticity. Is greater than zero. They are. Cross elasticity is greater than zero. Positive. अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है मतलब वो गुड्स क्या रहेंगे? X and Y will be substitutes. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे पूछते जाओ, नहीं तो मैंने बहुत बार सॉल्व किया तो मैं आगे ही चलते जाऊंगा. 242 हर बैच में सॉल्व करता हूं तो मुझे वो याद है ऑलमोस्ट आंसर्स. If two demand curves are shooting downward from the same point, oh, like this. These are two demand curves. These are two demand curves shooting downward from the same point. This is D1. Suppose this is D2. D1 and D2. Then flatter curve has a greater elasticity of the demand. Steeper curve has a greater elasticity of the demand. Both curves show same elasticity of the demand since they start from the same point. ये ऐसे मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे भी नहीं सिखाया और मैंने भी नहीं आपको सिखाया. None of the above. Which is the answer? A, B, C, D. Flatter the curve, more is the elasticity. ठीक है, यहाँ पे steeper curve has lesser elasticity होना चाहिए. आगे income elasticity for a household. The income elasticity for household for a good A is 2. इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है नॉर्मल गुड्स. ग्रेटर देन 1 है मतलब कौन सा गुड रहेगा? ग्रेटर देन 1, लग्जरी. आंसर इज सी, राइट. इफ इनकम इलास्टिसिटी, मैं आपको बोलता हूं आप आपके पॉइंट्स निकालते जाओ. मैं हमेशा, और जो मैंने लिख के दिया है ना, जो भी मैं लिखता हूं, अगर वो आपके नोटबुक में और आप वो रिवाइज करते हो ना, आई कैन गारंटी, आई कैन बेट, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो लग्जरी आइटम्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 जैसे इनकम इलास्टिसिटी दिखी, लग्जरी आइटम. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244 टू 246. इस डायग्राम के बेसिस पे हमें आंसर्स देने हैं. इन द फिगर अबोव, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट पॉइंट डी इज, ओ पॉइंट डी. व्हाट डू यू थिंक? पॉइंट डी पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी? Elasticity at point D is less than. Elasticity at point D is less than elasticity at point C. This can be A is greater than elasticity at point C is comparative में is equal to elasticity at point C. None of the above. What do you think? A B C D करो पिंग मुझे. A B C D देखो मैंने आपको समझाया है. As you move upward on the demand curve, as you move upward on the demand curve, elasticity increase होती है. So D से ज्यादा C की इलास्टिसिटी रहेगी. C से ज्यादा अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है उसकी इलास्टिसिटी रहेगी. So elasticity at point D
is greater than, right? Elasticity at point C is a greater than point D. So इसलिए आंसर इज D की इलास्टिसिटी इज लेस देन C की इलास्टिसिटी. पॉइंट B, प्राइस एट पॉइंट B, इस पॉइंट पे प्राइस क्या है? पॉइंट B पे प्राइस कितनी है? एनीवन? पॉइंट B पे प्राइस कितनी है? टेल मी. ABCD, and therefore elasticity of demand is right what? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है. एक्स एक्सिस पे प्राइस क्या रहेगी? जीरो. बराबर ना? देखो, सो प्राइस एट पॉइंट बी इज जीरो एंड देयरफॉर इलास्टिसिटी इज आल्सो जीरो. आगे 0 0. द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट पॉइंट ए, किधर है पॉइंट ए? इसका आंसर ए था. शायद से पॉइंट ए है. आई डोंट. पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी कितनी है एट दिस पॉइंट? ए वो है, वो मैंने आईपैड पे ड्रॉ किया तो मैं ए निकालना भूल गया. वो ए वहां पे रहेगा. द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट पॉइंट ए इज व्हाट? जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी? इनफाइनाइट. सो आंसर इज इनफाइनाइट. ठीक है. 246 ना. दिस इज दैट क्वेश्चन. पॉइंट ए दिखा है, पॉइंट ए ये वाला बराबर है वो. ठीक है. सो आंसर इज पॉइंट ए इज हियर, सो इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 247. अगेन they have given you three demand curve, D1, D2, D3. D1, this is D1, D2 and this is D3. ठीक है. क्या लिखा है पढ़ो. In the above figure, for a given fall in the price to P1. अच्छा, P प्राइस ये है और आप यहां पे प्राइस डिक्रीज हो गए. ध्यान देना, प्राइस डिक्रीज कर दिया आपने P1 तक. चेंज इन द क्वांटिटी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ. देखो तीन कर्व्स है, T1, D2, D3. तीनों के लिए प्राइस चेंज इन द प्राइस सेम है. तीनों कर्व्स के लिए चेंज इन द प्राइस सेम ही है, सेम लेवल से नीचे आए है. तो कहां पे उन्होंने बोला है फॉर ए गिवन फॉल इन द प्राइस टू P1 चेंज इन द डिमांड इज हाईएस्ट. चेंज इन द डिमांड हाईएस्ट कहां पे रहता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में. सो तीनों कर्व में इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो तीनों में सबसे ज्यादा फ्लैटर है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा. सो D1 से ज्यादा D2 की इलास्टिसिटी है, D2 से ज्यादा D3 की इलास्टिसिटी है. व्हेन प्राइस वाज दिस क्वांटिटी वाज जीरो. व्हेन प्राइस वाज OP क्वांटिटी वाज जीरो. जब आपने प्राइस OP1 कर दी इसकी क्वांटिटी OQ1 हो गई, इसकी क्वांटिटी OQ2 होगी, इसकी OQ3 हो गई. तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहां पे चेंज हो रही है? व्हेन यू डिक्रीज प्राइस P2 P1, D3 पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी चेंज हो रही है. एंड देयरफॉर D3 हैज हाईएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी. या आप बोल सकते जितना फ्लैटर उतना इलास्टिक. डिमांड D2, डिमांड कर D2 इज, ये जो मिडल वाली डिमांड कर रहे हैं बीच वाली, मोर इलास्टिक देन D1. ट्रू. लेस इलास्टिक देन D1. नो. मोर इलास्टिक देन, अच्छा D2 कैसे खुद से ज्यादा रहेगा? ऐसे आंसर होना ही नहीं चाहिए. नन ऑफ द अबव. इट इज मोर इलास्टिक देन D1 but less elastic than D3, but less elastic than D3. Next, of the three demand curves highest elasticity is denoted by obviously D3.
सो अगर मैं इलास्टिसिटी के पॉइंट से लिखता हूं, सबसे ज्यादा D3 की है, फिर D2 की है, फिर D1 की है। इस डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए 250, दो तीन ही क्वेश्चन बाकी है। 250, if quantity demanded of a commodity is plotted, demand is plotted of commodity X plotted against price of the complementary goods Y, X and Y are complementary, the demand curve will be downward sloping. सब्स्टिट्यूट के केस में अपवर्ड स्लोपिंग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग। इलास्टिसिटी से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री की इलास्टिसिटी क्या होती है? निगेटिव, तो उनका स्लोप रहेगा निगेटिव। तो कर्व का, जिस कर्व का स्लोप निगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी, आंसर इज निगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड। क्लियर है? आगे, एंड जो अनरिलेटेड गुड्स होते हैं, अनरिलेटेड गुड्स, उनकी कर्व ऐसे रहती है। क्रॉस इलास्टिसिटी जिनकी जीरो होती है ना, अनरिलेटेड गुड्स, उनकी ऐसे रहती है। मैंने क्रॉस इलास्टिसिटी में डायग्राम निकाल के दिए थे तीनों के, लग्जरी सॉरी सब्स्टिट्यूट्स के, कॉम्प्लीमेंट्री के एंड अनरिलेटेड के। इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड राइजेस बाय 10%, इज डिमांड फॉर जवार राइट फॉल्स बाय 4%। जैसे इनकम इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आ जाएगी। सो -4% अपॉन प्लस 10%, आंसर इज -0.4। इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव है, it means the good is inferior goods। क्लियर है? आगे, if cross elasticity of the demand is equal to 0, if cross elasticity of the demand is 0, it means goods are unrelated goods। मैंने अभी समझाया, डायग्राम ऐसे है। सो इसकी प्राइस कितनी भी हो, इसकी डिमांड चेंज नहीं होती, रिमेन सेम, अनरिलेटेड गुड्स। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, अनरिलेटेड गुड्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इनफाइनाइट, आंसर लिख देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में निगेटिव, सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव, अनरिलेटेड गुड्स में जीरो। ठीक है? इफ यू सिलेक्ट वन आंसर, you must know why other answers are wrong. If quantity demanded of tea rises by 5%, टी की डिमांड 5% से इंक्रीज होती है, when the price of the coffee increases by 20%, टी की डिमांड इंक्रीज हो रही है बिकॉज चाय की कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो रही है। सो चेंज इन द डिमांड फॉर टी बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द टी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द टी। टी की डिमांड चेंज हो रही है, इसलिए टी की इलास्टिसिटी है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज पॉजिटिव 0.25, and they are, as cross elasticity is a positive, they are substitutes। हो गए? why this is important? elasticity, इतने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इतने सारे सोच भी नहीं सकते। there is a large scope। so मैंने कहां से स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस इलास्टिसिटी के? मैंने 134 क्वेश्चन से 250 कवर किया, और मैंने बोला था 130 तक 33 तक आपको कवर करने। रतन ने आंसर्स बना के रखे प्रॉपर, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है? 710 हुआ है। ओके, मिक्स क्वेश्चंस है, मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत सारे बुक्स के मिक्स किए हैं। इसके सिवा कुछ और? पांच एक मिनट, हम कोई एक आधा अच्छा क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं ले लूंगा, कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो। अच्छा, इन द अबो डायग्राम
Question number 66. RS part indicates, ये इनकम है, ये क्वांटिटी है. सो इसके बाद जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है. RS पार्ट इज इंफीरियर गुड्स. बट और मैंने आपको बहुत बार समझाया, गिब्सन्स गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स अलग अलग है. इंस्टीट्यूट जानबूझ के क्वेश्चन डालेगी, क्वेश्चन जानबूझ के डालेगी और बच्चे गलती करेंगे. हमें पता होता नहीं है, ऐसे नहीं है, बट एग्जाम फ्लो में हम कर देते हैं गलती. ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में लिए हैं, 106 वाले वगैरह इक्वेशन वाले. ओके. 122. कंसिडर द फॉलोइंग डिमांड कर्व. स्टेट वेदर, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बी, दिस इज प्राइस ऑफ ए. ए की प्राइस के वजह से बी की डिमांड क्या हो रही है? ए की प्राइस इंक्रीज होती है, ए की प्राइस इंक्रीज होती है, बी की डिमांड इंक्रीज होती है. या ए की प्राइस डिक्रीज होती है, बी की डिमांड भी डिक्रीज होती है. दोनों सेम डायरेक्शन में. ए की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से बी की डिमांड इंक्रीज होती है. ए की प्राइस डिक्रीज होगी, वो सस्ता हो जाएगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी. पॉजिटिवली स्लोप्ड है, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है. द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट. कंसिडर द फॉलोइंग. इनकम एंड डिमांड एंड पॉजिटिव स्लोप है. द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स. inferior goods, no. Gibbons good is price, not income. Wrong. Normal और superior good चलेगा. ठीक है. Consider the following. देखो पैरेलल हुई है. एक लेवल के बाद आपकी इनकम कितनी भी इंक्रीज हो, इनिशियली क्या हो रहा है, विथ इंक्रीज इन इनकम डिमांड इंक्रीज हो रही है. बट एक लेवल के बाद इनकम कितनी भी हो, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. हैज टू बी नेसेसिटी. नेसेसिटी आगे जाके y एक्सिस को पैरेलल हो जाती है. ठीक है. आगे consider the following diagram. The demand curve is for demand and income. Positively sloped है. Necessity चलेगा, comforts and luxuries चलेगा, right? Oh sorry, नेसेसिटी के केस में आगे जाके क्या होगा, आगे जाके ये ऐसे ऊपर होनी चाहिए, तब ये नेसेसिटीज बोलूंगा. ठीक है. पैरेलल टू एक्सिस नहीं है, सो नेसेसिटीज नहीं है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. डिमांड इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, देखते हैं, इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, निगेटिव है. इनकम डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. दिस इज इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स की कोई ऐसे भी निकाल सकता है या खाली ये पार्ट दिखा सकता है, लाइक दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. इंफीरियर गुड्स. अच्छा, गुड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द फिगर. देखो, दिस इज वन डिमांड कर्व, दिस इज अनदर डिमांड कर्व. As you are getting a different demand curve, price is the same. Means this is because of changes in the factors other than price. This can be variation in demand versus change in the demand. अगर वो याद रहेगा, this is change in the demand. और यहाँ पे आप देख सकते हो, right? An increase in demand in difference curve. अभी तक indifference curve मैंने लिया नहीं है. This is not the supply curve भी नहीं है. It is increase in demand. आप राइट में शिफ्ट हो रहे हो ना, इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है. चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, बट इलास्टिसिटी के सब क्वेश्चंस हो गए. वो मुझे, मेरा टारगेट था कि वो तो होना चाहिए. फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट विथ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम स्टडी करने वाले लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ ईएमयू, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. ऐसे 3 लॉज सीखने वाले. 3 लॉज कौन कौन से? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ ईएमयू एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. ऐसे 3 सीखने वाले.
जो कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग आई विल बी टेकिंग इन बिटवीन, मतलब ऐसे क्या टॉपिक खत्म हो जाएगा वो ले लूंगा, ठीक है। उस आई नीड 1 आवर मैक्सिमम, तो मैं उसको पूरा लेक्चर स्पेंड नहीं करूंगा उस पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सबसे लेंदी चैप्टर है, इसमें सब कुछ आ गया, डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटीज आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है। चलो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर, थैंक यू।